अब हम चलते हैं अपनी दूसरी किताब पे। uh, Still there. सो दिस इज फॉरगिवनेस वाला चैप्टर हम कर रहे हैं। पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड एंड फॉरगिवनेस, यानी कि माफ करना। बिकॉज फिजिकल बीमारियां या लाइफ में चैलेंजेस जो हो रहे होते हैं, लाइफ में बाकी लोगों से हमारा अनबन चलती रहती है, ऑल दैट इज बिकॉज हमने किसी न किसी चीज के लिए अपने आप को या किसी और को माफ नहीं किया है ना। हेल्थ में तो कहते हैं कि ऑल द डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। साइको का मतलब ही आपको पता है, माइंड से होता है ना। साइको मीन साइकोलॉजिकल, इसका मतलब माइंड से होता है। सोमा का मतलब सोमैटिक, इसका मतलब शरीर। तो बीमारियां सारी साइकोसोमैटिक होती है, दिमाग में पहले आती हैं। दिमाग में कोई वरी है, कोई स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, कुछ है। और फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ा साधन होता है, माफ करना किसी को बहुत बड़ा साधन होता है, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी पूरी बदल सकते हो, एंड टू एंड। इतनी पावर होती है। ठीक है, सो अभी एक और लाइव एग्जाम्पल है, वो हम पढ़ेंगे। एंड मीतू गुप्ता फ्रॉम कोलकाता इज रीडिंग फॉर अस। Good morning. Hi, good morning. गुड मॉर्निंग। Left at the altar. Some years ago, I visited a church to perform a marriage ceremony. The young man did not appear, and at the end of 2 hours, the bride to be shed a few tears and then said to me, I prayed for divine guidance. This might be the answer to this might be the answer, for he never faileth. That was her reaction. Faith in God and all things good. She had no bitterness in her heart because, as she said, it must not have been right action because my prayer was for right action for both of us. Someone else having a similar experience would have gone into a tantrum, have had an emotional fit, required sedation, and perhaps needed hospitalization. Tune in with the infinite intelligence within your subconscious depths, trusting the answer in the same way that you trusted your mother when she held you in her arms. This is how you can acquire poise and mental and emotional health. तो ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। लेफ्ट एट द ऑल्टर का मतलब होता है कि उसकी शादी थी। ऑल्टर वो होता है जहां से ब्राइड, क्रिश्चियन ब्राइड चल के आती है ना, फूलों हाथ में फूल लेके ब्राइड्समेड्स के साथ, उसको ऑल्टर बोलते हैं। अब वो ब्राइड शादी वादी करने के लिए सब हो गया, 2 घंटे हो गए, उसका हस्बैंड शादी करने के लिए आया ही नहीं। ही डिड नॉट कम, ही डिडंट वांट टू मैरी हर। और ये अकेली रह गई वहां पे, वेट करते रहे सब लोग शादी में कि अभी लड़का आएगा शादी करने, अभी आएगा, बट ही डिड नॉट टर्न अप। तो इस लड़की का, इसमें जैसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है कि इसकी तो हालत खराब हो जानी चाहिए थी, इसको गुस्सा आता या वो आता, शी कुड हैव बीन इन टीयर्स, शी कुड हैव, है ना। ऐसी सिचुएशन जब, मतलब शादी होना, इतने लोगों को बुलाना, कार्ड देना, खाना पीना अरेंज करना, सारे रिश्तेदार ट्रैवल करके आते हैं, और वो लड़का ही नहीं आया शादी करने वाला, मतलब जिस दिन। तो वो ब्राइड खड़ी रही, खड़ी रही, खड़ी रही, और शादी कौन करा रहा था? डॉक्टर जोसेफ मर्फी, क्योंकि ये प्रीस्ट थे, राइट। तो वो लड़का आया ही नहीं शादी करने के लिए। तो ऐसे में उस लड़की की हालत बहुत खराब हो सकती थी, मतलब इतना कि वो बिल्कुल ही साइको न्यूरोटिक हो जाती, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती, उसको इमोशनल फिट पड़ जाता, उसको लाइक बहुत ही ज्यादा वैसी सिचुएशन हो सकती थी, बिकॉज बहुत इमोशनली लो मोमेंट होता कि फाइनली शादी हो रही है और वो लड़का ही नहीं आया, जबकि वो बहुत अच्छा लड़का था, जो भी जैसे इसमें लिखा हुआ है। तो लेकिन उस फीमेल इतनी इमोशनली स्ट्रांग थी, फिर वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी को बोल रही थी कि कोई बात नहीं अगर वो नहीं आया, बिकॉज मैं वैसे भी डिवाइन गाइडेंस के लिए प्रे कर रही थी, है ना। सो और डिवाइन गाइडेंस में तो भगवान कभी फेल नहीं होते। डिवाइन गाइडेंस अगर मांगा है, डिवाइन गाइडेंस मतलब जो भगवान की रजा थी हमारी शादी को लेके, वो चाह रही थी कि वही हो। और भगवान की रजा ये थी कि इनकी शादी एक्चुअली नहीं हो, क्योंकि ये उसको पता लग गया जब वो लड़का आया ही नहीं। और देन शी सेड दैट नहीं, ये हो सकता है कि भगवान की नियामत है कि वो लड़का नहीं आया, बिकॉज ये मेरे लिए सही था इस वक्त, बिकॉज मेरी प्रेयर यही थी, राइट एक्शन फॉर बोथ ऑफ अस, राइट एक्शन फॉर बोथ ऑफ अस, इसके लिए और पति के लिए, जो होने वाला पति था।
तो कह रही थी कि मैंने वैसे ही यही हुआ कि अगर ये हमारे लिए अच्छा हो तो ये जरूर होगा, एंड प्लीज गिव मी डिवाइन गाइडेंस अबाउट आवर रिलेशनशिप। वो ये प्रे कर रही थी। और जब वो लड़का नहीं आया तो उसने कहा कि अच्छा, मतलब दैट मीन्स मेरे लिए कोई और है, ये वाला नहीं है, ये पर्सन नहीं है। एंड उसको बिल्कुल भी इमोशनली कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो इसीलिए डॉक्टर मर्फी ने बाद में बोला है कि जब भी लाइफ में कोई मोमेंट ऐसा होता है क्राइसिस का, ट्यून इन इनटू योर इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, ट्रस्ट। बहुत जरूरी होता है वो ट्रस्ट, बिकॉज एक बहुत बड़ा रीजन होता है किसी भी चीज का नहीं होने का। जो चीज हमको धीरे धीरे समझ में आती है, और यूनिवर्स हमको वो रियलाइज भी करा देते हैं बाद में कि क्या रीजन था जिसलिए ये नहीं हुआ था। है ना, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे प्रोटेक्शन मिलती है, मतलब एक तरह से, और वो आपको 3 महीने 6 महीने के बाद पता लग जाता है कि ये वाला काम आपका क्यों नहीं हुआ। और उससे वो काम बहुत ज्यादा अंडर डिवाइन गाइडेंस, बहुत सरियल तरीके से वो वाला काम हमारा फ्यूशन पे आ जाता है ना। सो दैट इज व्हाट इट वाज। सो इसमें यही डॉक्टर मर्फी लिख रहे हैं कि इसी को बोलते हैं पॉइज्ड होना, है ना। बी स्टिल, फॉर गॉड इज ऑलवेज वर्किंग फॉर यू, ये हमने पढ़ा था फ्लोरेंस कॉवल्शन की किताब में। That stand still, ye stand still, for God is always acting in your life. There's always, when you stand still and then let him work. If you are working, universal forces say that they don't need to work because आप अपना दिमाग लगा रहे हो। ठीक है, इसीलिए कहते हैं स्टैंड स्टिल का मतलब होता है पॉइज। ये वर्ड्स हमने सीखे थे उस वाली किताब में, क्योंकि फ्लोरेंस कॉवल्शिन भी बाइबल को फॉलो करती थी, और उनमें हर जगह लिखा हुआ है कि बी काम, सरेंडर, स्टैंड स्टिल, बी पॉइज्ड। ये सारे शब्द अलग अलग रिलीजियस टेक्स्ट में लिखे हुए हैं, राइट। एंड लेट गॉड डू द वर्क। You are in the very safe hands, so you don't need to worry, right? Because the universe, the God that created this world, is doing the work for us. और वो तभी काम करते हैं हमारे लिए जब हम poised होते हैं, poised and stand still, जब हम surrender के state में होते हैं। तो यही वो बोल रहे हैं, दिस इज हाउ यू कैन एक्वायर पॉइज एंड मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। जब हम ये रियलाइज करते हैं कि मेरे पास सबकॉन्शियस माइंड है जिसमें बहुत बड़ी पावर है, आई डोंट नीड टू वरी एनीथिंग, है ना, दैट वे। हाँ जी। It is wrong to marry. Sex is evil and I am evil. Some time ago, I talked to a young lady aged 22. She was taught that it was a sin to dance, to play cards, to swim, and to go out with men. She was threatened by her mother, who told her she would burn eternally in hellfire if she disobeyed her will and her religious teachings. This girl wore a black dress and black stockings. She wore no rouge, lipstick, or any form of makeup because her mother said that these things were sinful. Her mother told her that all men were evil and that sex was of the devil and simply diabolic debauchery. This girl had to learn how to forgive herself as she was full of guilt. To forgive means to give for. She had to give up all these false beliefs for the truths of life and a new estimate of herself. When she went out with young men in the office where she worked, she had a deep sense of guilt and thought that God would punish her. Several eligible young men proposed to her, but she said to me, "It is wrong to marry. Sex is evil and I am evil." This was her conscience or early conditioning speaking. She came to me once weekly for about 10 weeks and I taught her the workings of the conscious and the subconscious mind as set forth in the book. This young girl gradually came to see that she had been completely brainwashed, mesmerized, and conditioned by an ignorant, superstitious, bigoted, and frustrated mother. She broke away completely from her family and started to live a wonderful life. At my suggestion, she dressed up and had her hair attended to. She took lessons in dancing from a man and she also took driving lessons.
She learned to swim, play cards, and had a number of dates. She began to love he. She prayed for a divine companion by claiming that infinite spirit would attract to her a man who harmonized with her thoroughly. Eventually, this came to pass. As she left my office one evening, there was a man waiting to see me, and I casually introduced them. They are now married and harmonize with each other perfectly. सो सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। हम लोग ये कहते हैं ना कि हमारे सारे बिलीव्स बचपन से आते हैं, बिकॉज बचपन में 6 साल तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव रहता है, और जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है बिकॉज वो लॉजिक नहीं होते हैं बहुत ज्यादा। तो इस ये जो लड़की थी बचपन से इसको यही सिखाया हुआ था कि लड़कों की तरफ नहीं देखना है कभी, बहुत बड़ा सिन होता है और आप हेल में बर्न हो जाओगे, हेल फायर में। और अगर ऐसा किया तो ये लड़की को यही बोला था कि कभी भी अपने बाल, अपनी ब्यूटी, मेकअप नहीं करना है, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, लड़कों से बातें करना, बाहर जाना, सुंदर लगना, गाना गाना, ये सारी चीजें अगर तुम करोगी तो तुम हेल में चली जाओगी। तो इसकी मदर, क्योंकि कुछ था जो भी उनकी जिंदगी में रहा होगा जिसके कारण वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी लाइफ से, और लाइफ को इसी तरीके से देखती थी, मे बी उनका एक्सपीरियंसेस मैन के साथ बहुत अजीब रहता मतलब रहा होगा। तो उन्होंने यही सब अपनी बेटी को सिखाया। अब ये बेटी 22 साल की हो गई थी और ये ऑफिस में काम करने लगी थी, बट वहां पे लड़के इसे बात करते थे तो वो उनसे बात नहीं करती थी, क्योंकि उसको लगता था मैं हेल में चली जाऊंगी, बिकॉज उसकी बचपन की कंडीशनिंग ही ऐसी थी इस तरह से। तो वो कोई मेकअप नहीं करती थी, अपने बालों को ऐसे ही रखती थी कैजुअली। शी वुड नेवर टॉक टू एनीबडी, लड़कों से तो बिल्कुल दूर रहती थी वो, और उनके साथ, और कभी अगर चली भी जाती थी, अगर सारे फ्रेंड्स लोग कहीं पे बाहर खाना खाने जाते थे तो वो भी जाती थी साथ में, लेकिन वो गिल्ट और शेम में ही रह जाती थी, उसको बहुत गिल्टी होता था कि आज मैंने बहुत बड़ा सिन किया है ना। तो इस तरह से। एंड फिर ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी के कांटेक्ट में आई, तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इसको पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड बताया, और बताया कि तुम्हारी बचपन की कंडीशनिंग है। 2.5 months तक, यानी कि मतलब शी वेंट टू हिम फॉर अबाउट 10 weeks, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। 10 हफ्ते तक वो एक्सक्लूसिवली वंस इन अ वीक क्लासेस लेने आती थी डॉक्टर जोसेफ मर्फी के साथ में, और उन्होंने पूरा उसको समझाया और उसको चेंज किया। फिर इस लड़की ने अपना घर छोड़ दिया, बिकॉज इसकी मदर बहुत बिल्कुल अलाउ नहीं करती थी, तो इसने अपना घर छोड़ दिया। इसने डांसिंग क्लासेस ली, इसने स्विमिंग क्लासेस ली, और डांस क्लास इसने मैन से ली। इसमें इटैलिक्स में लिखा हुआ है कि ये बहुत बड़ी चीज थी ना उस लड़की के लिए, जो देखती भी नहीं थी नजरें उठा के किसी आदमी को। और उसने ड्राइविंग करना सीखा, उसने स्विमिंग करना सीखा, और फिर वो डेटिंग पे जाने लगी लोगों के लड़कों के साथ में। एंड एक बार वो डॉक्टर मर्फी के ही उसमें आई हुई थी मिलने के लिए, डॉक्टर मर्फी के ऑफिस में। तो वहां पे एक और लड़का बैठा हुआ था, कुंवारा लड़का, और इन दोनों में प्यार हो गया जो भी हुआ। एंड देन डॉक्टर मर्फी ने जब ये किताब लिखा तो उन्होंने बोला कि दे बोथ आर हैप्पीली मैरिड एंड हैविंग अ वेरी हार्मोनियस रिलेशनशिप। सो इस तरह से अपने बिलीव्स को चैलेंज किया ना उस लड़की ने, एक्शन लिया। तो इसी तरह से हम इससे क्या सीखें, एक्सपीरियंसेस हमको यही बताते हैं कि हमारे भी कुछ सर्टेन सेट बिलीव्स हैं, है ना। कई बार होता है कि बहुत ज्यादा आपका एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंडेंस है, या आपका बिलीफ होगा कि किसी ने आपको बिलीव करवा दिया है कि आपकी महादशा चल रही है राहु की इतने साल तक। कई बार ये होता है दैट आपकी इस उम्र तक शादी नहीं होगी, या आपके बच्चे की इस एज तक शादी नहीं होगी। अगर जॉब नहीं लगती है, बिजनेस नहीं चलता, तब भी लोग जाते हैं पंडित के पास उपाय कराने के लिए, लेकिन आपका उपाय कोई नहीं कर सकता आपके अलावा, है ना। वो सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की रीट्रेनिंग और रीप्रोग्रामिंग करने से ही आप, वो ही उपाय है। तो कितना भी करो, बाकी सारी चीजें प्लेसिबो इफेक्ट होती है, दे आर नॉट वर्किंग। अगर आपको कोई बोलता है कि रोज जाके एक डॉग को आप एक रोटी खिलाओ, दैट इज नॉट वर्किंग फॉर यू, इट इज अ प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब है आपका ब्रेन को ऐसा लगता है कि वो डॉगी को, आप व्हाइट कलर के डॉगी को रोटी खिलाते हो तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। इसलिए ये होता है, वो भी हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ के कारण होता है। ये चीज रियलाइज करना, पावर टोटली आपके हाथ में है आपकी किस्मत बनाने की। इस एक्सपीरियंस से और ज्यादा सीमेंट होता है ये वाला बात, दैट जैसे ही चेंज किया तो इट इज नॉट दैट वो लड़की अपनी किस्मत, किस्मत तो उसकी कुछ और थी,
लेकिन वो किसी के कांटेक्ट में आई जहां पे उन्होंने डॉक्टर जोसेफ मर्फी के कांटेक्ट में आई और उन्होंने उसको पूरा बताया कि इस तरह से कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड हो सकता है, सबकॉन्शियस में तुम्हारी इस तरह की प्रोग्रामिंग हुई हुई हो। तो उसने सारी बातें बताई, हाँ मेरी माँ ये बोलती थी ये बोलती थी। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी को पता लगा अब उनको रीप्रोग्राम करवाना था उसका सबकॉन्शियस माइंड, जो उन्होंने करवाया है ना, उसके ऑपोजिट स्टेटमेंट्स बोल के। और उसको कहा कि स्टार्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स, और ये सब करने के बाद फाइनली सब कुछ उसकी लाइफ में चेंज हो गया एंड हर लाइफ बिकेम वन ब्यूटिफुल सागा। सो नाउ इट इज योर टर्न एंड माय टर्न, राइट, टू लीड अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ द वे वी वांट इट टू बी। और ये जितना जल्दी हम समझ जाएं कि there's नथिंग आउटसाइड जो आपकी किस्मत बदल सकती है। आपकी किस्मत आप खुद बदल सकते हो, अपने वर्ड्स को यूज करके, अपने थॉट्स को यूज करके। और ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सो दैट इज what it is. See the time. If it is time, we just okay. We can read another topic. Yeah. Forgiveness is necessary for healing. And when ye stand praying, forgive if ye have aught against any. Mark 11 verses 25. Forgiveness of others is essential to mental peace and radiant health. You must forgive everyone who has ever hurt you if you want perfect health and happiness. Forgive yourself by getting your thoughts in harmony with divine law and order. You cannot really forgive yourself completely until you have forgiven others first. To refuse to forgive yourself is nothing more or less than spiritual pride or ignorance. In the psychosomatic field of medicine today, it is being constantly stressed that resentment, condemnation of others, remorse, and hostility are behind a host of maladies ranging from arthritis to cardiac disease. They point out that these sick people who were hurt, mistreated, deceived, or injured were full of resentment and hatred for those who hurt them. This caused inflamed and festering wounds in their subconscious mind. There is only one remedy. They have to cut out and discard their hurts, and the one and only sure way is by forgiveness. Yes, thank you, Meetu, so much for always reading so beautifully. Thank you. Thank So, you. इसके बाद वाली लाइन कितनी सुंदर है, फॉरगिवनेस इज लव इन एक्शन। सो अगर आप एक्शन, लव को अगर एक्शन में करते हो तो इसका मतलब होता है आप माफ कर रहे हो। ओके, सो नाउ अबाउट दिस टॉपिक, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि बॉडी के अंदर जो भी बीमारियां हैं, अगर आपके हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम है, अगर कोलेस्ट्रॉल में दिक्कत है, अगर लिवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर लेवल हाई है, थायराइड की इशू है, माइग्रेन है, जॉइंट पेन्स है, उसका कारण फॉरगिवनेस, अनफॉरगिवनेस होता है। सो जैसे ही आप फॉरगिव करते हो, माफ करते हो दूसरों को और अपने आप को, है ना। फॉरगिव करने का अगेन ये मतलब नहीं है कि आप उनके साथ बेस्ट फ्रेंड हो गए। फॉरगिवनेस डज नॉट मीन रिकंसिलिएशन। फॉरगिव मीन्स दैट आप उनके लिए कोई नेगेटिव थॉट्स अब नहीं रह के लेके बैठे हुए हो। दैट्स व्हाट फॉरगिवनेस मीन्स। सो फॉरगिवनेस, एज आई मेंशन कि इसमें लिखा हुआ है, फॉरगिवनेस इज द रीजन फॉर डिजीजेस इन द बॉडी एंड मैलेडीज, जो बॉडी के अंदर होती है बीमारियां। बीमारियों का कारण हमेशा नेगेटिव इमोशंस होते हैं, बिकॉज बीमारियां बॉडी के अंदर माइंड की ही मैनिफेस्टेशन होती हैं। एज मैंने बताया, इट्स साइकोसोमैटिक, सोमा मीन्स बॉडी, साइको मीन्स माइंड। ओके, सो अगर माइंड में आप कुछ पकड़ के बैठे हो किसी के अगेंस्ट, ग्रज, है ना, कुछ ना कुछ द्वेष है आपको अपने दिमाग में कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने बहुत साल पहले ऐसे किया था, उसने ये किया था, उसने वो किया था। आज दूसरा है, कल तब सिचुएशन कुछ और थी, तब वो हो गया, आज नहीं है वैसी वाली सिचुएशन, है ना। तो उसके लिए आज की तारीख में बैठ के अपना फ्यूचर और अपना प्रेजेंट खराब करना, ये कोई पॉइंट नहीं होता। तो इसलिए ये रियलाइज करना, पास्ट इट्स गॉन, पास्ट इज गॉन, इट विल नॉट कम बैक, वी ब्रिंग इट बैक। व्हाई?
सो वी नीड टू रियलाइज दैट मेरे थॉट्स और मेरे शब्द मेरी प्रेयर है, मेरा प्रेजेंट है और मेरा फ्यूचर है। क्या मैं चाहती हूँ उस चीज को बार बार रिक्रिएट करना अपने दिमाग में रख के? तो इसीलिए फॉरगिव करना, माफ करना जरूरी होता है। और जैसे ही माफ आप करते हो, आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं और आपकी बीमारी धीरे धीरे कम होती जाती है, आपकी मेडिसिन की डोज टेपर होती जाएंगी, जैसे जैसे आप फॉरगिवनेस कर रहे हो साथ साथ। सो ये चीज हमको मालूम होनी जरूरी होती है ना। और दूसरी अगर हमको याद है, फ्लोरेंस कॉवल शिन की किताब में हमने पढ़ा था द गेम ऑफ लाइफ, जब हम पढ़ रहे थे, कि उसमें एक फीमेल थी, स्टेज एक्टर थी, वो स्टेज पे प्लेस करती थी, और उनको बहुत ही क्रॉनिक स्किन डिजीज सोरियासिस या कुछ था, और बहुत क्रॉनिक था बहुत सालों से, और उन्होंने बहुत इलाज कराया था अपनी स्किन का, लेकिन उनका इलाज ठीक कभी सफल नहीं हुआ था। मतलब वो ठीक होता थोड़े टाइम के लिए, फिर वो दोबारा से हो जाता, फिर वो होता, फिर वो दोबारा से रीअकर हो जाता। तो उनकी स्किन डिजीज नहीं ठीक हो रही थी, तो किसे फिर एनी हाउ विद दैट ओनली शी वॉज लिविंग, और फिर फाइनली वो स्टेज एक्टर बनी। अब वो स्टेज एक्टर में अपनी तरफ से बहुत ज्यादा अपना बहुत बेस्ट देती थी। तो एक बार एक प्ले था जिसमें उनका डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी था वो आदमी था, तो वो उनको बहुत ह्यूमिलिएट किया। मतलब शी गेव हर बेस्ट, बट उसने बहुत ह्यूमिलिएट किया इस स्टेज एक्टर को, इस लड़की को, अपने प्ले के लिए। और इनको बहुत बुरा लगा, बहुत रोई धोई, और फिर वो सब। तो समहाउ फ्लोरेंस कॉवल शिन इनकी जिंदगी में आई, और इन्होंने मतलब बताया, उनको जानती थी उनकी टीचिंग्स को वो। तो फिर ये जो लड़की थी स्टेज एक्टर, इसका इसने उसको फ्लोरेंस कॉवल ने इसको बोला कि देखो, तुमको यू हैव टू मेक पीस विद दिस मैन। अगर तुम इस तरह से करती रहोगी तो तुम्हारा करियर भी आगे नहीं बढ़ेगा, और तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी मतलब ये वाला मेडिकल इशू चल रहा है, और ज्यादा प्रॉब्लम होगी और करियर भी खत्म हो जाएगा। यू डोंट हैव टू बिहेव लाइक दैट। तो उसने उस आदमी को माफ करना जिसने उसकी इतनी बेइज्जती की थी। तो दैट वाज नॉट वेरी इजी फॉर हर, बट देन शी डिड इट बिकॉज फ्लोरेंस कॉवल ने बोला। तो जो हम एफर्मेशन करते हैं सुबह सुबह, आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ, विथ everyone and with the whole world, ये उसने उस आदमी के लिए करना शुरू किया, उसका नाम लेके, that I am at peace with myself, with so and so, जो भी उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर का नाम था, and with everyone and with the whole world। तो ये नॉन स्टॉप उसमें लिखा हुआ था इस किताब में, अगर आपको याद है, कि वो दिन रात सुबह शाम 3 दिन तक उसने बस यही चैंटिंग करी, है ना, दोपहर सुबह शाम, मल्टीपल टाइम्स इन अ डे उसमें लिखा हुआ था, अगर आपको याद है, दैट शी chanted दिस मल्टीपल टाइम्स इन अ डे। एंड आफ्टर 3 days शी डिस्कवर्ड दैट उसके पास उस आदमी के लिए एक भी नेगेटिव इमोशन नहीं रहा, मतलब कुछ फीलिंग नहीं। शी वॉज सो मच एट पीस विथ हर सेल्फ, विद दैट मैन एंड विद द होल वर्ल्ड। एंड उसकी बचपन की क्रॉनिक बीमारी जो सोरियासिस या जो भी था उसको, वो टोटली हील हो गई, वो होने लग गई, और वो गायब हो गई कुछ दिनों में। 3 दिन इस लड़की ने अपने ऊपर मेहनत करी, है ना। इसको बहुत बहुत रो रही थी ये प्ले होने के बाद, कि मेरी इस तरह से बेइज्जती, मैंने इतनी मेहनत की, मेरे इतनी सबके सामने बेइज्जती कर दिया, और बहुत इसको ह्यूमिलेटिंग लगा था। बट इसने अपने आप पे वर्क किया, और यही वाला एफर्मेशन जो हम सुबह करते हैं, कि आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ विद दैट मैन, मतलब वो तो स्पेसिफिकली मैन को लेके किया था उसने, उसका नाम लेके, दैट विथ हिम एंड विद द होल वर्ल्ड, आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ, विद हिम एंड विद द होल वर्ल्ड। ओके, ये करते करते 3 दिन, मल्टीपल टाइम्स इन अ डे, कॉन्स्टेंटली। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी नो दैट फाइनली उस लड़की को बहुत अच्छे काम, उसका करियर आगे बढ़ा बहुत ज्यादा, और उसको इतनी क्रॉनिक बीमारी उसकी ठीक हो गई, है ना। इतनी ताकत होती है सिर्फ इसलिए कि उसने उसको माफ किया था। अब नाउ शी वॉज एट पीस विद दैट गाय, सो शी यूज दिस एफर्मेशन टू ट्रांसफॉर्म देयर रिलेशनशिप। सो इसलिए ये लिखा हुआ है दैट इन द साइकोसोमैटिक फील्ड ऑफ मेडिसिन टुडे इट इज बीइंग कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड, है ना। आज के जमाने में मेडिसिन में भी ये जो स्ट्रेस इज द रीजन फॉर बीमारियां। सो रिजेंटमेंट, कंडेमनेशन ऑफ अदर्स, यानी कि लोगों की बुराई करना, उनके बारे में बुरा बोलना, उनको हेट करना, खुद ड्वेल करना उस एंगर में, और हॉस्टिलिटी मतलब लोगों को हेट्रेड देना, ये सारी चीजें, ये रीजन होते हैं बॉडी के अंदर बीमारी के। कई बार हमको पता नहीं होता है,
है ना, कि क्या रीजन है, बट दे आर ऑलवेज कुछ ना कुछ ग्रज जो अंदर डीप सीटेड होते हैं, जो हमको हटाने होते हैं, और उसी से हम फिर ठीक हमारी बॉडी, हमारी लाइफ में आप डिफरेंस देखना शुरू कर दोगे आप अपनी लाइफ में, बिकॉज फॉरगिवनेस इज लव इन एक्शन. Love is the highest frequency. So that's all we have in the session today. Thank you so much. And thank you, Priya, for supporting, Poonam for co hosting, and all of you for being there, such wonderful listeners.